डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है। आप भूले तो नहीं मुझे? मैं लंदन की एक छोटी सी घड़ियों की दुकान पर काम करता हूँ। भले ही ये दुकान बेहद छोटी है, लेकिन इसमें छिपे राज बहुत बड़े हैं। धीरे धीरे उनसे पर्दा हटता जा रहा है। पिछले 2 एपिसोड में आपने देखा किस तरह से मेरा सामना एक शैतानी बर्तन से हुआ। इसी के साथ हम एक ऐसे घर में गए जहां पर प्रेत साया हुआ करता था। हमने उस रहस्य को सुलझाया, लेकिन आखिर में उस तस्वीर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। वहां उस घर में हमने जिस आत्मा का रहस्य सुलझा लिया, शायद उसे तो शांति मिल गई थी। हम भी सोच रहे थे कि वहां पर सिर्फ एक ही आत्मा है, लेकिन इस तस्वीर में किसी औरत की परछाई नजर आ रही थी। वो बेहद ही भयंकर सी थी और उसने मिस्टर हेनरी की टांग को पकड़ रखा था। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। मैंने उसी शाम मिस्टर हेनरी को फोन लगा लिया और उस फोन में मुझे हेनरी ने कहा कि कल मिलते हैं। मेरे लिए ये कुछ खास नहीं है। मैं हैरान और परेशान मिस्टर हेनरी को बताना चाहता था कि आत्मा उन तक पहुंच चुकी है। मैं उस किताब में ये जान चुका था कि आत्मा धीरे धीरे आपके बेहद करीब पहुंच जाती है, आपके सपनों में आने लगती है, आपको नुकसान पहुंचाने लगती है और आपकी आत्मा को दूसरी दुनिया में ले जाना चाहती है। जैसे ही आपको वो छूना शुरू कर दे, समझो आपकी आत्मा वो दूसरी दुनिया में ले जाने को तैयार है। मैं मिस्टर हेनरी को यही समझा रहा था, लेकिन मिस्टर हेनरी मुझसे ये कह रहे थे, तुम्हें यह जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आराम से सो जाओ। मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला। कल सुबह मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। मैं दुकान को बंद करके घर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन मेरे मन में कई सवाल थे। मैं उन सवालों के जवाब चाहता था, लेकिन वो जवाब मुझे आज नहीं मिलने वाले थे। उस पूरी रात मैं सोया नहीं। मुझे डर था कहीं मिस्टर हेनरी को कुछ हो न जाए। अगली सुबह मैं उस दुकान पर जल्दी पहुंच गया। उस दुकान का दरवाज़ा अब तक खुला नहीं था और मिस्टर हेनरी धीरे धीरे चलते हुए दूर से आ रहे थे। वो मुझे देखकर खुद हैरान थे। उन्होंने मुझे देखकर स्माइल पास की, लेकिन मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा डर था। वो डर था कि मिस्टर हेनरी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। उनकी चाल बिल्कुल ठीक थी और उनके चेहरे की मुस्कान मुझे ये बता रही थी कि वो बिल्कुल डर नहीं रहे थे। उसके बाद मिस्टर हेनरी ने दुकान को खोला और हम उसी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। मैं उनसे कई सवाल करना चाहता था, लेकिन मिस्टर हेनरी ने कहा कि जाओ 2 कप कॉफ़ी लेकर आओ, फिर यहाँ पर बैठकर बात करते हैं। मैं भागकर कॉफ़ी लेकर आया और उसी टेबल पर रख दी। मिस्टर हेनरी सामने वाली कुर्सी पर बैठे थे और मैं इस कुर्सी पर बैठा था। मैं उनसे कई सवाल किए जा रहा था, लेकिन उनके जवाब काफ़ी कम ही आते, हाँ और ना में ही आते। मैं उनसे पूछ रहा था, देखिए इस तस्वीर में औरत नज़र आ रही है, ये एक परछाई सी है। ज़रूर ही ये कोई शैतानी आत्मा है जो आपको पकड़ रही है। आपने मुझे यही सिखाया है, ऐसी आत्मा शरीर के करीब आ जाती है, हमें पकड़ लेती है। हमारी आत्मा के लिए काफ़ी नुकसान वाली बात होती है। अब आप डर क्यों नहीं रहे हैं? इसके बाद मिस्टर हेनरी ने यही कहा, ये एक बड़ा राज है। धीरे धीरे एक एक राज मैं तुम्हें बताऊंगा। सब अभी जानना चाहते हो? डरो मत, ये मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मुझे आदत है इसकी। बहुत सालों से ये मेरे इतने करीब पहुंच चुकी है। तुम इसका एहसास तक नहीं पा पाए क्योंकि इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। इस शक्ति का एहसास तुम आसानी से नहीं कर सकते। ये कोई साधारण प्रेत नहीं है, इसीलिए तुम्हें इसका एहसास हुआ ही नहीं। इसका एहसास सिर्फ मुझे होता है, लेकिन इस राज से पर्दा आज नहीं उठेगा। मैं कभी और तुम्हें इस बात के बारे में बताऊंगा।
मैं सन्न सा बैठा सामने ये सोच रहा था कि यहाँ पर कितने राज हैं। तो मुझे अब थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था। मैंने मिस्टर हेनरी से कहा, सर इस तरह से मैं यहाँ पर काम नहीं कर पाऊंगा। कितने राज हैं यहाँ। उस बर्तन का राज, उस ताबूत का राज, आपके बेटे का राज मुझे पता है। वो गायब हुआ है, वो मरा नहीं है। मुझे वो नजर आया था, लेकिन उसकी जैसे आत्मा थी वो। मुझे कुछ सवालों के जवाब तो चाहिए। आज आप मुझे कुछ बता तो दीजिए। धीरे धीरे राज से पर्दा उठाइए, तभी मैं यहाँ पर काम कर पाऊंगा। इस तरह से हर राज अगर आप छिपा कर रखेंगे तो मैं कुछ खास कर नहीं पाऊंगा। मुझे भी अपनी जान का खतरा है। इस तरह से आप चीजें छिपाएंगे तो मैं सीख क्या पाऊंगा, मुकाबला क्या कर पाऊंगा। इसके बाद मिस्टर हेनरी चुप करके बैठ गए और कॉफी को पीने लगे। उनके चेहरे की मुस्कान जैसे उड़ चुकी थी। वो कुछ सोच रहे थे। उसके बाद भी मैंने कई सवाल किए, लेकिन वो बार बार कहते रहे, मुझे सोचने दो, रुको। वो बार बार इतना कहते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी कॉफी पूरी पी ली थी और उन्होंने कहा, तुम सही कह रहे हो। धीरे धीरे सब राज तुम्हें बताने तो होंगे। चलो किसी और राज से शुरू करते हैं। इस दुकान का पूरा इतिहास तुम्हें पता होना चाहिए। मेरे पूरे राज तुम्हें पता होने चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं नहीं दूंगा। जानकारी तो तुम्हें पूरी मिलेगी। उस सामने शेल्फ पर एक किताब रखी है। उस किताब पर एक चिट लगी है। डरना मत, ये कोई भूतिया किताब नहीं है। तुम्हें ये किताब पढ़नी होगी। तुम्हें इस किताब को पढ़ के ही पता चल जाएगा आज मैं तुम्हें किस राज के बारे में बताना चाहता हूं। वो राज जब तुम्हें पता लगेगा तो तुम मेरी जिंदगी के अंदर आते जाओगे। धीरे धीरे सब राज खुलेंगे। मैं उस कमरे के अंदर उस शेल्फ पर पड़ी किताब को हाथ तो लगाना चाहता था, लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा था। तभी थोड़ी सी हरकत हुई और वो हरकत इस बार भी उस बर्तन ने की थी। उस बर्तन पर लगी चिट पीछे की तरफ घूम चुकी थी, लेकिन ये बात मेरे लिए आम थी। मैं उस बर्तन को हाथ नहीं लगाने वाला था। मुझे तो इस किताब को हाथ लगाना था, लेकिन मेरी नज़र बार बार मिस्टर हेनरी पर जा रही थी। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे फंसाना चाहते हों। मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे, लेकिन मुझे इस किताब को उठाना ही था। यहाँ पर रखी हर चीज़ शापित है या उसके पीछे कोई रहस्य छिपा है। मैं ऐसे किसी बड़े पंगे में फंसना नहीं चाहता था, लेकिन अगर मुझे इस किताब को पढ़ना है तो पढ़ना है। मैंने धीरे धीरे उस किताब को उठाने की कोशिश की। मेरा हाथ जैसे ही उसे छुआ मेरी टांगें कांपने लगी थी, लेकिन मैंने पूरी हिम्मत करके उस किताब को पकड़ ही लिया। मैंने उसके ऊपर पड़ी थोड़ी सी मिट्टी को हटाया और उस चिट को पढ़ना चाहा। मुझे पीछे से आवाज सुनाई दी। ये आवाज मिस्टर हेनरी की थी। उन्होंने कहा, घर जाकर पढ़ना। आज तो तुम्हें यहाँ काम करना होगा। इस किताब को अपने बैग में डाल लो। घर जाकर पढ़ना। यहाँ थोड़ा काम कर लो पहले। अब मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और मैंने उस किताब को अपने बैग में डाल लिया। मेरा डर भी कम हो चुका था, क्योंकि कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। मुझे भी बाद में मिस्टर हेनरी ने यह कहा, यह कोई शैतानी या शापित चीज़ नहीं है। इसमें एक राज है जो मेरी ज़िंदगी का है। इसे पढ़कर ही तुम्हें वो राज पता लगेगा। उस दिन मैंने काम किया, ज़्यादातर सफाई का ही। उस दिन कोई कस्टमर वहाँ नहीं आया और मेरा पूरा दिन घड़ियों के पुर्जे देखते हुए निकल गया। वक्त शाम का हो चुका था और मुझे मिस्टर हेनरी ने विदा किया और कहा, इस किताब को पूरी रात में पढ़ लेना। मैं घर पहुंच चुका था। मेरे हाथ में वो बैग था। मैंने उसमें से वो किताब को निकाला और हाथ में पकड़ लिया। ये बाहर से जैसे चमड़े से बनी हुई थी और इस पर चिट लगी हुई थी। ये चिट तमिल भाषा में थी। मैं इस भाषा को पहचानता था। ये भाषा भारत के साउथ में चलती है, लेकिन यहाँ पर इस भाषा में कौन सी चीज़ लिखी हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने उस किताब को खोला तो मुझे पता लगा ये कोई किताब नहीं बल्कि एक पर्सनल डायरी थी। मैंने इस डायरी में पहला नाम पढ़ा। ये था मिस्टर जोसेफ, सन ऑफ मिस्टर हेनरी।
मैं हैरान हो चुका था। ये डायरी मिस्टर जोसेफ की थी, जो मिस्टर हेनरी के बेटे थे। इसी की जानकारी तो मुझे चाहिए थी। ये वही लड़का था जिसने मेरी मदद की थी, लेकिन 20 साल पहले वो गायब हो चुका है। और इसी के साथ जब वो गायब हुआ 20 साल का था, उसकी उम्र 40 साल होनी चाहिए, लेकिन वो लड़का जो मुझे नजर आया था वो 20 साल का लग रहा था। ये राज आज मुझे पता लगने वाले थे इस डायरी से। मैंने इस डायरी को पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अपने बेड पर लेटा इस डायरी को पढ़ रहा था। मैं आपको भी इस डायरी में लिखे हर शब्द बताने वाला हूं और इस कहानी को मिस्टर जोसेफ की जुबानी सुनाने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिस्टर जोसेफ है और अगर आप इस डायरी को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है या तो मैं जिंदा नहीं हूं या दूसरी दुनिया में जा चुका हूं। उसका मतलब भी यही होगा, मैं जिंदा नहीं हूं। अगर मैं जिंदा होता तो इस डायरी को कोई पढ़ नहीं पाता। अगर आप इस डायरी को पढ़ रहे हो, जरूर ही आप मेरी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हो, तो मैं भी अपनी पूरी कहानी धीरे धीरे बताता हूं। आराम से एक एक पन्ना पढ़ना, कहीं भी मिस मत करना। मैं अपने पिता के साथ उस घड़ियों की दुकान पर काम कर रहा था। यहां पर हमारा काम काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन घड़ियों से ज्यादा हमारा काम गोस्ट हंटर्स का होता। हम भूतों को पकड़ते। मुझे डैड के साथ काम करने में बहुत मजा आता। हमने कई ऐसे आविष्कार किए थे जिसके बारे में दुनिया को हम बता नहीं सकते थे। भूत प्रेत होते हैं, लोग उस पर यकीन नहीं करते, हम तो उसे पकड़ा करते थे। हमने ऐसे कई मिशंस किए थे और इस बार हमें श्रीलंका बुलाया गया था। श्रीलंका में पता लगा था कई ऐसी जगह हैं जहां पर कई पुराने रहस्य छिपे हैं, रामायण काल के। मैं हमेशा से हिंदू धर्म की तरफ प्रेरित हुआ करता था। मैं जानना चाहता था कि प्राचीन काल में कैसे कैसे हथियार हुआ करते थे, कैसे कैसे राक्षस हुआ करते थे, कैसे कैसे शैतान हुआ करते थे, कैसे उनकी लड़ाई देवताओं से हुई। मैं सारी जानकारी चाहता था, लेकिन उसे पाने के लिए मैं कभी भारत नहीं जा पाया। इस बार हमें श्रीलंका जाना था और ये रहस्य भी रामायण काल से जुड़ा था। हमें बताया गया था कि ये गुफाएं रावण की हुआ करती थी। रावण जो एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था और उसे बहुत ज्यादा ज्ञान था। उसने एक मायावी महल बनाया था जो सोने का हुआ करता था। हमें श्रीलंका सरकार की तरफ से ऑफर आया था। वो ऐसे रहस्य हमसे जानना चाहते थे जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा है, लेकिन इतनी दूर से हमें बुलाया गया है। यहां पर कुछ बड़ा घटा हो सकता है। हम अगली ही फ्लाइट से वहां पहुंच चुके थे। हमारे बैग भरे हुए थे। हम किसी भी तरह का कोई गैजेट अपनी दुकान पर छोड़ना नहीं चाहते थे। यहां पर हमारा सामना किससे होने वाला था हमें पता नहीं था। हमें घने जंगलों में छोड़ दिया गया और हमारे साथ 5 लोग और थे। हम कुल 7 लोग उस घने जंगल के अंदर चले जा रहे थे। मुझे रास्तों का भी पता नहीं था। मेरे हाथ में भी वो गैजेट्स थे जिससे हम अजीब शक्तियों को पहचान पाते थे। उस घने जंगल के उस रास्ते पर चलते हुए मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि यहाँ पर किसी शैतान का साया है। मेरी नज़र उस मशीन की तरफ थी। उसकी सुई ज़रा भी हिल नहीं रही थी और यहाँ पर कोई भी शैतान होने के हमें कोई सबूत नहीं मिल रहे थे। यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जिसकी जानकारी हमें दी गई थी। यहाँ पर किसी की मौत नहीं हुई थी। लेकिन ऐसा क्या रहस्य है जो हमसे भी छिपाया जा रहा था, हमें बताया नहीं गया था। वो 5 लोग हमें उसकी जानकारी तब देने वाले थे जब हम वहां पर पहुंच जाते। हम आगे बढ़ते जा रहे थे। हमने एक छोटी सी पहाड़ी को पार किया और आगे एक नदी थी। ये नदी पानी से भरी हुई थी, लेकिन उसके नीचे के पत्थर नजर आ रहे थे। आगे पीछे पानी का स्तर बहुत ज्यादा था, लेकिन वो रास्ता काफी साफ नजर आ रहा था। हमें उस नदी के बीच से चलकर जाना था। पास में ही एक पुल बना हुआ था। हमें खास तौर पर बताया गया था हमें पुल से इस नदी को पार नहीं करना है, बल्कि पानी से चलकर इस नदी को पार करना है। मेरी नज़र बार बार डैड की तरफ थी। वो भी मुझे घूरे जा रहे थे। उन्हें भी कोई शक हो रहा था कि यहाँ गड़बड़ लगती है।
इस तरह से पानी से होकर गुजरना दूसरी दुनिया का रास्ता होने का शक दिला रहा था। हम ऐसे केस सुलझा चुके थे जहां से पानी के झरनों को पार किया जाता है। हमें पता है पानी को पार करते ही कई ऐसी दुनिया का रास्ता खुलता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। सच में कुछ ऐसा होना शुरू हो गया। उस पानी के अंदर हमने जैसे ही पैर रखा, हमारी मशीनों के जैसे डायल घूमने शुरू हो गए थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शक्ति थी। इतनी शक्ति का सामना हमने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। मेरे डैड घबरा रहे थे। वो कह रहे थे, ये कैसी दुनिया लगती है, यहाँ पर तो मशीनें भी सही से काम नहीं कर रही। जैसे ही पानी में पैर रखा है, मशीनें उल्टा चलना शुरू हो गई हैं। ये उल्टी क्यों चल रही हैं? और कई मशीनों में जैसे पावर खत्म हो गई है, जैसे शॉक से मशीनों की बैटरी खराब हो गई हो। अब हम पीछे तो मुड़ नहीं सकते, चलो आगे जाकर देखते हैं कुछ दिखता है या नहीं। बेटा ध्यान रखना, मेरे पीछे रहना। इतना कहने के बाद हम उस नदी को धीरे धीरे पार करते जा चुके थे और जैसे ही हमने नदी को पार किया, वो हरे भरे जंगल जैसे पीले रंग के नजर आने शुरू हो गए थे। जैसे एक झटके में उनके पत्ते पीले हो चुके हों। वो जैसे झड़ने लगे थे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते वहां पत्ते झड़ते जा रहे थे। हम उन रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे और पेड़ भी हिलते हुए नजर आ रहे थे। पेड़ इस तरह से हिल रहे थे जैसे उनकी टहनियां कोई साधारण टहनियां नहीं बल्कि इंसानी बाजू हो। वो इस तरह से हिला रहे थे अपनी टहनियों को। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी और मेरे कदम भी लड़खड़ा रहे थे। ऐसा लगता जैसे नीचे से बेलें हमारी टांगों को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। मैंने बार बार उन लोगों से पूछने की कोशिश की, यहाँ पर कुछ खतरनाक सा लगता है। ऐसे जंगल का सामना हमने भी पहले नहीं किया। हम तो साधारण भूत प्रेत पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो पेड़ ही हमें पकड़ना चाहते हैं। डैड कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? मेरे डैड बार बार कह रहे थे, बातें मत करो, मुझे लगता है ये पेड़ आवाज पहचानते हैं। आवाज मत निकालो, कोई भी बोलेगा नहीं, चुप शांत होके यहां से आगे बढ़ना है। हम जैसे ही चुप हो चुके थे, वो पेड़ भी जैसे शांत थे। शायद हमारी आवाज से वो हरकत कर रहे थे, लेकिन यहां गड़बड़ है। मुझे इसका एहसास हो चुका था। उस जंगल को पार करने में हमें 2 घंटे का समय लगा। वो पीले रंग के पत्ते जैसे धीरे धीरे सोने के लगने लगे थे। उनकी चमक सोने के पत्तों जैसी थी और हम एक गुफा के बिल्कुल सामने आ चुके थे। वो 5 लोग घबराए हुए जैसे एक तरफ खड़े हो गए थे और गुपचुप बातें किए जा रहे थे। उस गुफा का आकार तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसके अंदर जाने का रास्ता जैसे पत्थरों से बंद हो चुका था। उसके अंदर से एक रोशनी नजर आ रही थी जो एक छोटे से छेद से बाहर निकल रही थी। मैं डैड की तरफ देखे जा रहा था, वो भी मुझे घूर रहे थे। उसके बाद वो 5 लोग पास आए और हमसे कहने लगे, इस गुफा के अंदर कोई अजीब सी शक्ति है जो प्राचीन काल से यहाँ दफन है। हमारे यहाँ पर कई लोग आए, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आपको अंदर जाना होगा और समझना होगा। यहाँ पर कुछ खास चीज़ है जो सरकार को चाहिए, लेकिन वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उसे बाहर कैसे निकाला जाए। यहाँ पर भूत प्रेत का साया है और आपको उसका निवारण करना है, इसीलिए आपको इतनी दूर से बुलाया गया है। हम आपका साथ देंगे, लेकिन हम पीछे रहेंगे। हमें जान का खतरा है। हम भूत प्रेत का सामना नहीं करते, लेकिन हम में शारीरिक बल बहुत है। हमें आर्मी ट्रेनिंग दी गई है। कोई लफड़ा हुआ तो हम आपको और खुद को बाहर निकाल लेंगे, उसकी फिक्र मत करना। लेकिन भूत प्रेत का कुछ किस्सा हुआ तो हम संभाल नहीं पाएंगे, वो तो आपको देखना होगा। हम भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन हमें आगे बढ़ना था। यही हमारा टास्क था। हम उस गुफा के बिल्कुल सामने खड़े हो गए थे और ये सोच रहे थे, आखिर इसके अंदर कैसे जाएंगे। इसके अंदर जाने का रास्ता आसपास हमें नजर नहीं आ रहा था। तो पीछे से एक आदमी ने कुछ मंत्र बोले और उसके मंत्रों से जैसे वो पत्थर एकदम से इधर उधर हिलने शुरू हो गए थे। वो जैसे नीचे गिरना शुरू हो गए। मैं भागकर पीछे हो गया। मेरे डैड भी पीछे हो चुके थे। वो पत्थर नीचे गिरे और रास्ता खुल चुका था।
लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा नजर आ रहा था। इस गुफा के अंदर रोशनी तो थी, लेकिन ये रोशनी बाहर से नहीं आ रही थी, बल्कि पीले रंग की रोशनी अंदर से बाहर की तरफ आ रही थी। सूर्य की रोशनी से भी ज्यादा तेज थी वो रोशनी। हम घबरा चुके थे, लेकिन हम धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ते गए। हमारी मशीनें काम नहीं कर रही थी, वो तो तब से ही काम करना बंद कर चुकी थी जब से हम इस गुफा के अंदर आए थे। अब हम इस गुफा के अंदर बढ़ते जा रहे थे और वहां पर हमें प्रेत का एहसास होना शुरू हो चुका था। ये कोई शक्तिशाली प्रेत नहीं थे, बल्कि साधारण प्रेत थे जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वो हमारे शरीर के पास से निकलते, हमें उनके सांस का एहसास होता। हमें ऐसा लगता जैसे पास में कोई चल रहा हो। डैड को ऐसे प्रेत पकड़ने में बहुत मजा आता था। उन्होंने एक छोटा सा औजार निकाला जिसके आगे एक गोल गेंद थी। उस गेंद को एक धागे से बांधा गया था और उन्होंने उसे घुमाना शुरू कर दिया। वो जैसे ही उसे घुमाते जा रहे थे, एक गेंद की 2 गेंद बनी, 2 से 4 बनी। डैड बार बार कह रहे थे, जितनी गेंद उतने प्रेत, जितनी बार घुमाएंगे उतनी बार पकड़ आएंगे। वो बार बार घुमाते जा रहे थे और वो गेंद बहुत भारी हो चुकी थी, क्योंकि वो 100 से ज्यादा हो चुकी थी। उन्होंने एक एक गेंद को निकाला और एक बैग में डालकर वहीं पर रख दिया। वहां उन्होंने 3 से 4 बार उसे घुमाया और 500 से ज्यादा गेंद बन चुकी थी। उसे बैग में रखकर वहीं पर डाल दिया गया था। उसके बाद वो उसे घुमाते गए, लेकिन गेंद बड़ी नहीं। उसके बाद डैड ने कहा, ये साधारण प्रेत थे, इन्हें आसानी से पकड़ लिया। ये इस गुफा के साथ जुड़े हुए थे, मुझे पहले एहसास हो चुका था। शायद ये ही सबको यहाँ पर नुकसान पहुंचाते होंगे। हमें भी ये अगर यहाँ पर पकड़ लेते तो बहुत नुकसान कर सकते थे, लेकिन हम ऐसे प्रेत आसानी से पकड़ लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान सा खेल था। इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, हमें और कोई एहसास नहीं हुआ। वो गुफा नीचे की तरफ जा रही थी। वहां पानी आसपास से सरक कर निकल रहा था और हमारे पैर गीले होते जा रहे थे। हम उन पत्थरों को पकड़कर नीचे की तरफ उतरना शुरू हो गए। हमने उन लोगों की तरफ देखा। वो हमें कह रहे थे, अभी हमें आगे जाना है। हम भी यहां तक ही आए थे, इससे आगे हम भी बढ़ नहीं पाए। इन प्रेत का सामना करना बेहद मुश्किल हुआ करता था। आपने तो बड़ी आसानी से इन्हें काबू में कर लिया। इसके बाद उन पत्थरों को पकड़ पकड़ कर जैसे ही हम नीचे तक पहुंचे, वो गुफा आगे खुली हुई थी। आगे से ज्यादा रोशनी निकल रही थी। हमें लगा शायद ये बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन वहां आगे एक बड़ी खुली सी गुफा थी जहां पर रंग बिरंगे पत्थर रखे हुए थे। हम दूर से उन पत्थरों को देख रहे थे। आसपास कई हरे रंग के पेड़ लगे हुए थे। उन पेड़ की पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी थी, जैसी तालाबों में लगे होते हैं। लेकिन उन पत्थरों के आसपास अजीब से फूल थे, जैसे कांच के बने हो। हमने ध्यान दिया तो हमें वहां पर कुछ लोग नजर आए। वो उन पत्थरों के पास से सर निकालकर हमें घूर रहे थे। वो जैसे हमसे डरे हुए थे। मेरा ध्यान बार बार मशीन की तरफ था। क्या ये कोई शैतानी शक्ति है? हमारी मशीन हमें कुछ बता नहीं रही थी। मुझे नहीं पता वो खराब हो चुकी थी या सच में ये साधारण चीज थी, लेकिन हमें आगे जाके पता तो करना ही था, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए थे। हम आगे बढ़ चले और उन पत्थरों के हम जैसे ही पास पहुंचे, उनके पीछे देखने की कोशिश की। वहां पर कोई नहीं था। जैसे उन रंग बिरंगे पत्थरों के नीचे से निकले हुए सर अपने आप गायब हो चुके थे। वो लोग जो हमें नजर आ रहे थे उन पत्थरों के पीछे थे ही नहीं। हमें ऐसा लगा जैसे हमें भ्रम हो रहा हो। आसपास हमें लोग नजर आते, हम वहां पर जाते, लेकिन वो गायब हो जाते। वो डरे हुए जैसे इन पत्थरों के बीच ही चले जाते हों। लेकिन उन पत्थरों के पास जाने के बाद जैसे डैड बहुत ज्यादा घबराते जा रहे थे। वो हमसे कहने लगे, इन पत्थरों को हाथ मत लगाना, मुझे लगता है इसमें दूसरी दुनिया का रास्ता है। अगर हम इसे छुएंगे तो उस दुनिया में फंस सकते हैं, हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा नहीं। ये मुझे मायावी छवियां नजर आती हैं।
जो दूसरी दुनिया की छवि बना रही हैं, ये असल में मौजूद नहीं है, बस हमें छवियां नजर आ रही हैं। ये हमें इन पत्थरों के अंदर खींचने की कोशिश करेंगे, इसलिए इन पत्थरों से दूर रहो, हाथ मत लगाना, यहाँ से निकलना है हमें, यहाँ से आगे बढ़ना है हमें। डैड की बातें जैसे मेरे कानों तक पहुंच गई थी और मैंने उसे मन में बसा लिया था। हम धीरे धीरे उनसे बचते हुए आगे पहुंच आए। उसके बाद फिर से लंबी सी गुफा नजर आई। हमें उसके भी अंदर जाना था। हमें बताया गया था कि उसके पीछे कोई राज दफन है। हम आगे बढ़ते गए। वो गुफा जैसे आगे बढ़ते बढ़ते छोटी होती जा रही थी। छोटा सा रास्ता, हमें झुककर आगे चलना पड़ रहा था, लेकिन वो थोड़ा ही चलना पड़ा, आगे हमें एक दरवाजा नजर आया। वो दरवाजा जैसे सोने का बना हुआ था, बिल्कुल चमकता हुआ, उससे रोशनी निकल रही थी। सोने से कभी रोशनी नहीं निकलती, बल्कि वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये सोने से बना दरवाजा रोशनी को छोड़ रहा था। वो रोशनी काफी तेज थी, लेकिन जैसे ही हम उसके पास पहुंचते वो साफ साफ सोना नजर आता, उससे रोशनी आंखों में बिल्कुल नहीं पड़ती। उसके बाद डैड ने जैसे ही उस दरवाजे को हाथ लगाया, एक काला सा साया हमें पीछे नजर आया। उसकी परछाई एक तरफ पड़ रही थी। हम सब पीछे मुड़ चुके थे। ये एक बड़ा सा साया था जिसका एक बदसूरत चेहरा था। ये जैसे राक्षस का चेहरा हो। उसका शरीर बेहद बड़ा और शक्तिशाली नजर आ रहा था। वो जैसे ही आगे बढ़ रहा था, मिट्टी जैसे हवा में उड़कर एक तरफ होती जा रही थी। उसकी बड़ी सी काली काली आंखें हमारी तरफ घूरे जा रही थी। उसके बाल जैसे हवा में लहरा रहे थे। वहां इतनी ज्यादा हवा थी नहीं, लेकिन उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो धीरे धीरे जैसे ही हमारी तरफ बढ़ रहा था, पैरों की आवाज आ रही थी जो जमीन से टकरा रहे हों, लेकिन वो पैर नजर नहीं आ रहे थे, वो तो उड़ता हुआ नजर आ रहा था। हमें लगा जैसे कुछ है जो हमें नजर नहीं आ रहा। ये मायावी शक्ति है जिसका सामना हमने भी जिंदगी में पहली बार किया था। वो परछाई जैसे हमसे सवाल कर रही थी। उसका सवाल यही था, तुम्हारा लीडर कौन है? मेरे डैड आगे बढ़ चले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोका। मैंने उनसे कहा, यह काम अब आगे मुझे संभालना है। आज इसे मैं देखता हूं, मैं लीडर बनता हूं, मैं सबको संभाल लूंगा। मैं आगे की तरफ बढ़ चला। मैं उसके सामने खड़ा उसके सवालों का जवाब दे रहा था। हाँ, मैं हूं इनका लीडर। तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। तुम्हें क्या चाहिए? तुम कोई शैतानी शक्ति तो नजर नहीं आते, तुम जिंदा नजर आते हो। तुम्हारे अंदर एक रोशनी है जो जिंदगी की रोशनी होती है। तुम मरे हुए नहीं हो, तुम तो जिंदा हो ना। वो परछाई जैसे तेजी से हिलना शुरू हो गई थी। वो धुंधली सी हो रही थी और एकदम से दोबारा सामने प्रकट हुई। उसके पैर नजर आना शुरू हो चुके थे। वो इंसान ही नजर आ रहा था, लेकिन बड़े आकार का, और उसके बड़े बड़े दांत थे, जैसे वो सही आकार में आ चुका था। पहले तो वो एक परछाई था, लेकिन अब इंसान, लेकिन काले रंग का, बदसूरत सा, ऐसे जैसे प्राचीन काल का कोई राक्षस हो। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मैंने उससे कहा, हमें अंदर जाना है, हमें अंदर तफ्तीश करनी है, उसके बाद हम बाहर आ जाएंगे। हमें कुछ राज पता करने हैं। अगर तुम हमें रोकना चाहते हो तो हमसे मुकाबला करना होगा। वैसे भी हम प्रेत, भूत और शैतानों से सामना कर चुके हैं। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। उसने कहा, मैं कोई शैतानी शक्ति नहीं हूं, मैं किसी को मारता नहीं, बस मेरे पास काली शक्तियां हैं और मैं भी जिंदा हूं। मैं कोई बुरे काम नहीं करता, बस मुझे सौदा करना पसंद है। क्या तुम मुझसे सौदा करना चाहोगे? मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। मेरे डैड आगे आना चाहते थे, लेकिन उसने रोक दिया। उसने कहा, लीडर ही बात करेगा, किसी और की जबान खुलनी नहीं चाहिए। उसने इतना कहा और जैसे सबके मुंह बंद हो चुके थे। हर कोई अपने मुंह को हाथ से खोलना चाहता था, लेकिन उनके जैसे होंठ ही गायब हो चुके थे। उसके सामने कोई बोल नहीं सकता था। उसने भी यही कहा,
सवाल जवाब होने के बाद होंठ खुल जाएंगे। इंतजार करो, किसी के मुंह से चों की आवाज भी आनी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ लीडर से बात करूंगा। वो अब सवाल किए जा रहा था। उसने कहा, सौदा करोगे तो अंदर जाने दूंगा, वरना यहां से वापस जा सकते हो। मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन इस दरवाजे के आगे भी बढ़ने नहीं दूंगा। सौदा करना होगा। मैं थोड़ा सा हैरान और डरा हुआ, लेकिन फिर भी हमें आगे जाना था तो उसके सवालों के जवाब देने लगा। मैंने भी यही कहा, कैसा सौदा? अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं हाँ करूंगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो देख लेना, मुझे डील तो करनी ही है। उसके बाद उसके चेहरे की मुस्कान जैसे गायब हो गई और उसने यही कहा, तुम्हें अंदर से जो चाहिए तुम ले जा सकते हो। मुझे सबसे कीमती चीज चाहिए, वो भी आधी। उसने सिर्फ यही शब्द कहे कि तुमसे सबसे कीमती चीज चाहिए, वो भी आधी। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे लगा कि अंदर से जो भी मिलेगा आधा अगर दे भी दूं तो नुकसान तो होगा नहीं। वैसे भी अंदर से जो चाहिए मुझे कोई लालच नहीं है, बस उसे आधा दे दूंगा तो बच के निकल जाऊंगा। मैंने हाँ कर दिया, लेकिन मेरे डैड पीछे से मुझे रोक रहे थे। वो इशारा कर रहे थे, लेकिन उस साए ने जैसे शक्ति से उन्हें भी रोक दिया। मैं सौदा कर चुका था और मुझे ये कहा गया, तुम अब मुकर नहीं सकते, सौदा हो चुका है, अंदर तुम सब जा सकते हो। बाहर आते वक्त सबसे कीमती चीज मुझे देनी होगी, वो भी आधी। उसने बस इतने शब्द कहे और वो वहां से गायब हो चुका था। वो सोने का दरवाजा धीरे धीरे खुल चुका था और जैसे ही वो दरवाजा खोला, हमें जो नजर आया उसने हमारे होश उड़ा दिए। हमारे सामने पूरा का पूरा अंडरग्राउंड किला नजर आ रहा था। वो जैसे एक बड़ा सा महल था, सोने का बना हुआ। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, यहां तो रावण हुआ करता था ना, जिसका सोने का महल था। वो किसी को मिला नहीं। सोना पिघल सकता है लेकिन राख नहीं बन सकता, तो वो सोने का महल कहां गया होगा? क्या ये वो सोने का महल तो नहीं? सब मेरी तरफ देख रहे थे और वो भी कह रहे थे कि ये तो सोने का महल है, रावण का महल। उस पर बड़ी बड़ी आंखें बनी हुई थी और जैसे महल का बड़ा सा गुंबद दूर से नजर आ रहा था। इतनी बड़ी खुली सी गुफा थी ये कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम धरती के इतना अंदर तक आ चुके थे। इतना विशाल महल जमीन के अंदर धंस गया होगा और किसी को पता तक नहीं चला। यहाँ सोने के सिक्के पड़े हुए थे, यहाँ सोने की सिल्लियां पड़ी हुई थी। अपार धन, अपार शोहरत। अब मुझे उस परछाई की बात याद आ रही थी। उसे सबसे कीमती चीज चाहिए, वो भी आधी। तो मुझे अब डर लगना कम हो गया था, क्योंकि मैं किसी भी चीज को आधा दे सकता हूं। यहां से आधा दे दूंगा, आधा बाहर ले जाऊंगा। हम इतने लोग हैं, बाहर इस सामान को ले जा सकते हैं। हमें उस महल के अंदर भी कोई साया नजर नहीं आया। वहां जैसे कोई शैतानी शक्ति हो ही ना, वहां जैसे माया, वहां जैसे कुछ और था ही नहीं। सिर्फ सोना ही सोना, सोने के सिक्के, कई आभूषण। हमें लगा जैसे प्राचीन काल का खजाना हमें मिल गया हो। वहां 2 घंटे लगे हमें उस महल में घूमने में। इतना विशाल महल और उसके अंदर कई इंसानी हड्डियां पड़ी थी, जैसे लोग यहां पर फंस गए हों। अब हमें थोड़ा सा डर लग रहा था, क्या ये इंसान यहां पर इन सोने की चीजों को ढूंढने आए होंगे जो यहां फंस गए? क्या हम भी यहां फंस सकते हैं? मैं डर रहा था, लेकिन हमें अब इस सोने को यहां से निकालना था। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। हमने एक बड़ी चीज को ढूंढ लिया था। ये दुनिया हिला सकती थी। हमने सोचा कि थोड़ा सोना यहां से लेकर जाते हैं, लेकिन वो 5 लोग बड़े बड़े बैग लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने बहुत सारा सोना भर लिया। वो ज्यादा से ज्यादा सोना भरते जा रहे थे, जैसे 50 से 60 किलो सोना उन्होंने अपनी पीठ पर लाद लिया हो। उन्हें चलने में भी बहुत मुश्किल होती जा रही थी। मैं चारों तरफ लालच ही लालच देख रहा था।
मेरी नज़र डैड की तरफ पड़ी। वो बहुत खुश थे लेकिन किसी भी चीज़ को उठा नहीं रहे थे। वो तो मुझसे ये कह रहे थे कि ये नज़ारा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इतना सोना, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से हमें कुछ भी बाहर नहीं ले जाना चाहिए बल्कि यहाँ तक लोगों को लाना चाहिए। इतनी सुंदर चीज़ कोई देख कैसे सकता है? वाह क्या नज़ारा है। लेकिन मैं अपने बैग में थोड़ा सा सोना उठाना चाहता था, थोड़े से आभूषण उठाना चाहता था क्योंकि उस साए को बाहर यही चाहिए था। आधा तो मैं इस सामान को थोड़ा सा बैग में डाल चुका था। लगभग 10 किलो उठाया होगा मैंने। 5 किलो उसे दे दूंगा, 5 किलो लेकर बाहर आ जाऊंगा। वैसे भी ये सामान तो बाहर निकालना ही है। हमने वो सामान उठाया और हम बाहर की तरफ आने लगे। हमें खुशी थी, हमने एक खजाना ढूंढ लिया था। ये बहुत ही अच्छा एडवेंचर था। हमने भूत प्रेत का सामना किया, उस परछाई का सामना किया जो राक्षस था। वो तो हमें नुकसान पहुंचा नहीं रहा था, वो तो हमें अच्छा लगा। शायद उसे भी खजाना चाहिए, वो शायद इसके अंदर आ ही नहीं पाता हो। उसके बाद हम उस दरवाजे के पार पहुंच आए और वो बड़ा सा राक्षस हमारे सामने खड़ा था। मुझे पता था हमें थोड़ा सामान उसे देना होगा, लेकिन वो 5 लोग जैसे उस बैग को लेकर उसकी साइड से निकल चुके थे। उन्हें पता था उसका सौदा मेरे साथ हुआ है, वो तो इस सोने को लेकर बाहर तक जा सकते हैं, लेकिन मुझे इस सौदे को पार करने के बाद ही आगे जाने का रास्ता मिलेगा। मैंने आधा सोना निकाला और आगे फेंक दिया। ये लो, सबसे कीमती चीज आधी, अब हमें जाने दो। उस राक्षस के चेहरे पर मुस्कान थी। वो मेरी तरफ देखकर हंसता जा रहा था और ये हंसी साधारण नहीं थी, बड़ी बड़ी ऊंची आवाज में हंसी। वो कह रहा था, सौदा याद करो, मुझे सबसे कीमती चीज चाहिए, वो भी आधी। तुम तो मुझे ये भंगार दे रहे हो, ये मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे डैड अब डरना शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इशारे में कह रहा था, किसी भी शैतान राक्षस से कभी सौदा नहीं करना चाहिए। ये हमें फंसाते हैं, ये ऐसा सौदा करते हैं कि हम हमेशा के लिए फंस सकते हैं। मैं तुम्हें कहना चाहता था लेकिन इसने रोक दिया, इसने बंधक बना लिया था। होंठ भी बंद थे, हाथ भी चल नहीं रहे थे। कैसे बताता तुम्हें? तभी तो मैंने तुम्हें कहा था लीडर मुझे बनने दो। तुम आगे क्यों गए? उसके बाद अब मैं डरने लगा था। मैंने उससे कहा, क्या मतलब, आधा क्या चाहिए तुम्हें? तो उसने कहा, सबसे कीमती चीज आधी। तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? मैंने भी उसे जवाब देना शुरू कर दिया, ये सोना, ये आभूषण, ये मेरी पहनी हुई अंगूठी, ये ही सबसे कीमती है। या मैंने ये ब्रेसलेट पहना हुआ है जिसमें हीरे लगे हुए हैं, क्या ये चाहिए तुम्हें? ये ले लो, ये ले लो, आधा ले लो। लेकिन उसने कहा, मुझे चाहिए सबसे कीमती चीज आधी। तुम्हें पता है इंसानों के पास सबसे कीमती चीज क्या होती है? सोना भी खत्म हो जाता है, हीरे भी कीमती नहीं होते। इंसानों के पास सबसे कीमती चीज होती है उनका शरीर, उनकी आत्मा। मुझे सबसे कीमती चीज चाहिए आधी। अब शायद हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं भी समझ नहीं पा रहा था अब इसे कैसे संभालूं, लेकिन मेरे डैड पास में खड़े ये कह रहे थे, सौदा तो तुम्हें भी करना होगा, तुम्हें भी तभी ये सब मिल पाएगा। मेरे डैड, उनकी आंखों में पानी था, लेकिन मुझे लग रहा था उनके पास कोई प्लान है। लेकिन उन्होंने कुछ शब्द कहे जो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। उन्होंने कहा, तुम्हें आधा मिल तो जाएगा, लेकिन तुम इसे खत्म नहीं कर सकते। तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा, शायद कभी हम वापस लेने आए। मुझे ये शब्द अच्छे तो नहीं लगे, लेकिन मैं जान गया था, क्योंकि वो मेरी आत्मा या शरीर को लेना चाहता था। लेकिन हमने शर्त रखी कि वो इसे खत्म ना करे, हम कभी ना कभी उसे वापस लेने जरूर आएंगे। वो साया काफी मजबूर सा नजर आया और वो इधर उधर देख रहा था। अंत में उसने हां कर ही दिया। उसके बाद उसने कहा कि तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, उसके बाद मैं लेने वापस जरूर आऊंगा।
तुम्हें दूसरी दुनिया में ले जाऊंगा। आधा तुम इस दुनिया में रह सकते हो, देख लो कैसे रह सकते हो, ये तुम्हें देखना होगा। इसके बाद हमारी आंखें नम थीं और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। वो सामने से गायब हो चुका था और अब हमें यहां से निकलना था। मेरे डैड ने कहा, यहां से जल्दी निकलो, उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है। हम वहां से तेजी से निकलते जा रहे थे और हम आगे जैसे ही ऊपर चढ़ने वाले रास्ते पर पहुंचे, हमने उन 5 लोगों की लाशें देखी। वो उस सोने को लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे और इतना भारी वजन अपने कंधे पर टांगे जैसे ऊपर से गिर पड़े। मैंने उस बैग को उठाने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ जैसे उस बैग का वजन 150 किलो से भी ज्यादा हो। जैसे अपने आप उनका वजन बढ़ गया। शायद वहां अंदर उसका वजन कम होगा और यहां पर आकर वजन बढ़ गया। वो जैसे ही ऊपर पहुंचे होंगे 150 किलो वजन के कारण ऊपर से नीचे गिर पड़े। 5 लोग मर चुके थे। हमें वहां से निकलना था। हम समझ चुके थे हमें वजन कम करना होगा। मैंने आधा वजन पहले ही छोड़ दिया था। मेरे पास सिर्फ 5 किलो बचा था। उससे भी कई गहने, कई सोने की सिल्लियां गिरा दी। शायद कुछ ग्राम का सामान ही मेरे पास था। मुझे डर था यह भी ज्यादा भारी ना हो जाए, लेकिन हम दोनों बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ पाए। ऊपर तक चढ़ते चढ़ते उसका वजन 50 किलो तक पहुंच गया था और अब हमें बाहर निकलना था। उस बैग को घसीटते घसीटते हम बाहर ले ही आए और जैसे ही हम उस गुफा से बाहर निकले, वो गुफा पत्थरों से बंद हो गई। जो पत्थर सरक कर नीचे गिर चुके थे वो फिर से सरक कर ऊपर पहुंच आए। हमें यहां से बाहर निकलना था। हम यहां अब रुक नहीं सकते थे, लेकिन हमने जैसे ही बैग को कंधे पर उठाने की कोशिश की, वो बहुत हल्का था। वो इतना हल्का था कि हमें महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ हो ही ना। हमने उस बैग को खोला, वो पत्थरों से भरा पड़ा था। पत्थर और कंकर और कुछ नहीं। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते जा रहे थे। काफी देर सोचने के बाद मेरे डैड ने मुझसे कहा, ये एक माया थी। वो राक्षस माया से उस महल को वहां दिखा रहा था। शायद वहां कोई सोना है ही नहीं, सिर्फ पत्थर से बनी गुफा है जिसमें रहने वाला वो मायावी राक्षस लोगों को वहां बुलाता है सोने की लालच में, और वहां जो भी जाता है वो जिंदा बचकर बाहर नहीं आता। कोई लालची वहां से बाहर नहीं आ पाता, और जो भी वहां से जिंदा बचकर बाहर आता है यही बताता होगा अंदर बहुत सोना है और लोगों को अंदर भेजा जाता होगा। उन्हीं की लाशें शायद अंदर पड़ी होंगी जो सड़कर हड्डियों का ढांचा बन गई। यहां इन लोगों की लाशें भी इस तरह से मिलेंगी। हम भी बाहर जाकर ये बताएंगे कि अंदर सोना था। उसके बाद हम बताएंगे कि हम सोना लेकर बाहर तो आए लेकिन पत्थर बन गया। हमारी पत्थर वाली बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, सोने के महल वाली बात पर हर कोई यकीन करेगा। यही होती है लालच। ये मायावी राक्षस आत्मा को इसी तरह से कैद करता होगा। कई लोगों की आत्मा को ये कैद कर चुका होगा। इसके बाद हम सरकार को बयान देते रहे, लेकिन कोई हमारी बात मान नहीं रहा था। वो तो कह रहे थे कि आप फेल हो गए, आप शायद अंदर तक जा नहीं पाए। लेकिन हम उन्हें बता रहे थे अंदर जो है वो सोना नहीं है, वो पत्थर है। वो हमें कहते रहे कि हम अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए, उन्हें और मिशंस वहां पर करने होंगे। वहां से उस महल की जानकारी दुनिया तक तभी पहुंच पाएगी जब उसे खुदाई से बाहर निकाला जाएगा। ऊपर से खुदाई होनी शुरू होगी, तब उस महल को सारी दुनिया के सामने लाया जाएगा। तब तक मिशन से चलते रहेंगे उस गुफा के अंदर। हम उन्हें समझाते रहे, लेकिन कोई हमारी बात नहीं माना। 2 दिन बाद हम वापस लंदन आ गए, लेकिन मेरे डैड बहुत घबराए हुए। वो बार बार कोई प्रयोग करते जा रहे थे। हमने 7 दिन तक दुकान को बंद रखा और घर पर मेरे डैड बार बार कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो अपनी मशीनों को ढूंढ रहे थे। वो जैसे हर कोशिश कर रहे थे मुझे बचाने की। लेकिन 7 दिन बाद वो राक्षस जब हमारे सामने आया तो जैसे मेरे डैड मजबूर से थे और वो मेरी आंखों में देखकर रोए जा रहे थे।
वो जैसे मुझे जाने नहीं देना चाहते थे और वो मुझे कह रहे थे, तुम्हें ये सौदा नहीं करना चाहिए था। ये मायावी राक्षस, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। इसे कैसे बहलाया फुसलाया जा सकता है मुझे नहीं पता। लेकिन समय आ चुका था। उस राक्षस ने मुझसे यही कहा, तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ चाहिए, आधी। उसके बाद उसने मुझसे मेरी आत्मा लेनी चाहिए। उसने कहा, तुम्हारी आत्मा आधी, तुम्हारा शरीर आधा। लेकिन मेरे डैड की वो शर्त भी उसे याद थी। जैसे वो मेरी आत्मा और मेरे शरीर को खत्म ना कर पाए, वो भी मजबूर नजर आ रहा था। मेरे डैड ने एक चाल तो खेली थी, क्योंकि वो मेरी आत्मा को आधा कैद कर पाता और आधा शरीर भी वो यहाँ से ले जाता। लेकिन उसे कहीं पर तो रखना होगा। हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरी आत्मा, मेरा शरीर दूसरी दुनिया में जा चुका था। मैं कैदी था, आधा इस दुनिया का, आधा उस दुनिया का। कब तक कैद में रहूंगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे अपने डैड पर यकीन है। मैं वापस जरूर आऊंगा। मेरे डैड मुझे छुड़ाएंगे। पता नहीं कितना समय लगेगा। मैं अब भी इस दुनिया में आ सकता हूं, आधा। मैं अपने डैड के साथ हाथ बटाता रहूंगा। कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा ही इस दुनिया में आने का। हमने सुना है मिस्र में एक ताबूत पड़ा है जो दूसरी दुनिया का रास्ता है। उससे वापस जरूर आएंगे। मैं इस डायरी के आखिरी अंशों को वापस आकर ही लिख रहा हूं, तो पढ़ने वाले को ये तो पता लग ही जाएगा कि मैं वापस आधा आ चुका हूं इस दुनिया में, आधा बाकी है। मेरे डैड मुझे वापस ले ही आएंगे। मैंने उस डायरी को बंद कर दिया। उसके सारे शब्द मैं पढ़ चुका था। अगले दिन मैंने उस डायरी को मिस्टर हेनरी को पकड़ा दिया। मैं उनकी आंखों में देख रहा था। उनकी आंखों में मुझे मजबूरी नजर आई। मैंने उनसे कहा, आपने उसे बचाया क्यों नहीं? वो अब भी 20 सालों से उस दुनिया में फंसा हुआ है। और उस दिन हुआ क्या? अगर वो राक्षस उसे ले गया तो घर में आग कैसे लगी? वो कपड़े वहां पर जले हुए कैसे मिले? तो मिस्टर हेनरी ने बताया कि उस दिन उस राक्षस को मारने के लिए उन्होंने घर में आग लगाई। उस राक्षस को आग से मारा जा सकता है, उन्होंने बस इतनी जानकारी पाई थी। हर कोशिश की, वो उसे मार नहीं पाए। जोसेफ का भी आधा शरीर यहां से गायब हो चुका था, इसलिए आग का उसको कोई नुकसान होने वाला नहीं था। वो आंखों के सामने से उस आग में अपने कपड़ों के बीच से गायब हो गया। आधा इस दुनिया में अब भी फंसा है। वो यहां आ सकता है, आधा उस दुनिया में। ना तो उसे कोई मार सकता है, ना पूरी तरह से जिंदा कर सकता है। उसकी आत्मा आधी, उसका शरीर आधा। उस राक्षस ने कहां पर कैद करके रखा है, उसे ढूंढा नहीं जा सका है। ना श्रीलंका में, ना कहीं और। दूसरी दुनिया में मैं जा नहीं सकता और मेरा बेटा दूसरी दुनिया में है। वो भी कहता है कि वहां पर भी उसे वो नजर नहीं आता। कहां ढूंढे? वो पहेली अब तक सुलझाई नहीं जा पाई है। मुझे नहीं पता। मेरी आंखें चमक गई थी। मैंने कहा, शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। मैं ऐसे रहस्यमय चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूं और मैं भारत से आया हूं। मुझे रामायण का पता है। मुझे पता है वो राक्षस कैसे काम किया करते थे। हमारे ग्रंथों में उनसे लड़ने के तरीके बताए गए हैं। शायद मैं ढूंढ पाऊं। आपको शायद संस्कृत नहीं आती, मुझे आती है। मैं उनमें से ढूंढकर आपके लिए कोई रास्ता तो निकाल ही सकता हूं। इस तमिल चिट को निकाल दीजिए। इस किताब को यहाँ पर रखिए। मिशंस वाले सेक्शन में हम उन्हें बचाकर वापस ज़रूर लेकर आएंगे। आपका बेटा इस दुनिया में ज़रूर आएगा और आपको उस ताबूत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मिस्टर हेनरी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मिस्टर हेनरी की आंखें जैसे चमक सी रही थी। वो बार बार मेरी तरफ देखे जा रहे थे और उस ताबूत की तरफ देखे जा रहे थे। आने वाले एपिसोड सच में बहुत ही अजीब और डरावने होने वाले हैं। अभी तो आपको पता लगा है कि हेनरी के बेटे के साथ क्या हुआ। आगे हम उसे बचाने की कोशिश भी करेंगे। और अब तक हेनरी ने मुझे ये नहीं बताया, वो आत्मा जो उसकी टांग पकड़ रही थी, वो कौन थी? तो मिलते हैं
अगले एपिसोड में। तब तक के लिए डरते रहिए।